नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद के वरिष्ठ बसपा नेता राजबली जैसल जी हैं। राजबली जैसल 2 बार मेजा विधानसभा से विधायक रहे। उसके बाद जब 2012 में कुरान विधानसभा बनी तो पहले विधायक आप रहे। आज राजबली जैसल जी से राजनीति के बारे में और तमाम समस्याओं के बारे में क्षेत्र की बातचीत करते हैं। नेताजी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहिए, आप 3 बार विधायक रहे, 2 बार मेजा के, 1 बार कुरान के, इतने वरिष्ठ आप नेता हैं। आप ये बताइए कि पिछला विधानसभा जो डिफीट हुआ उसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? पहला सवाल। अब जो 2017 का चुनाव हुआ उसमें जो डिफीट होने का कारण है, उसमें कहीं से न तो क्षेत्र में विकास की कमी थी, न तो कहीं से लोगों के मान सम्मान में कमी थी। उसका मुख्य वजह सिर्फ ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, या ये कह लीजिए कि जो आज भी मौजूदा समय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश से लेकर प्रदेश तक इतना लंबा प्रोपेगेंडा, झूठा वादा उन्होंने किया कि लोगों को ये नहीं समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये वादा है, ये वादा कितना खरा उतरेगा, कितना नहीं उतरेगा। उस गलत बयानबाजी में, गलत जो वादे हुए, उस वादे में पूरी जनता, चूंकि जो मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जो भी साधन थे, सब में नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, मतलब प्रचारित करवाया गया कि लोगों को भ्रमित कर दिया गया। तमाम योजनाओं को, चूंकि योजना का नाम गिनाएंगे तो लंबा हो खिंच जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो झूठे वादे थे, इन लोगों ने जनता को भ्रमित किया और जनता इस भ्रम में पड़ करके पूरे प्रदेश का एक माहौल बना दिए और कहीं से महसूस नहीं होने पाया कि वोट किधर जाएगा। और लोगों ने वोट के दिन भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट किया। तो ये वजह रही है कि भ्रम में लोग फैल गए। नेताजी, एक चीज और बताएं, आपका क्षेत्र जो आदिवासी बाहुल है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि राजबली जैसल जी ने आदिवासियों के विकास के लिए क्या किया? आज भी आदिवासियों की जो समस्या है वो जस की तस है, जबकि आप इतने साल से विधायक रहे। हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि वहाँ माननीय राम कृपाल जी कोल बिरादरी के हैं और उसके बावजूद भी उनसे ज्यादा उनके समय में 2 बार के विधायक काल में एक भी किसी भी आदिवासी कोल गांव में सीसी सड़क नहीं बनी हुई। लेकिन मेरे द्वारा जब मैं विधायक हुआ तो हमारे शासनकाल में लगभग 40 ऐसे गांव हैं जहां आदिवासी कोल टोटल 80% है। वहां पूर्ण रूप से वो गांव सिचुएट हुआ अम्बेडकर गांव सभा का चयन करके, क्योंकि आदरणीय बहन जी ने प्रमुखता से ऐसे बस्ती को मतलब बस्ती का चयन होता था जहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग हों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोल जाति के लोग अनुसूचित जाति के ही कैटेगरी में है। वो अलग बात है कि यहाँ की व्यवस्था जनजाति के रूप में माना जा रहा है, ये क्यों नहीं? ये वहाँ वो अलग बात है कि यहाँ की व्यवस्था में तमाम जातियों में बांट कर रखा है, इसलिए वो कोल जाति बनाएंगे। सवाल जो है कि जनजाति की मांग हो रही है लेकिन हो नहीं रहा। दरअसल जनजाति के लिए हमने भी प्रयास किया था और काफी प्रयास किया था, लेकिन चूंकि जो इसका वजह है, चूंकि जैसे मध्य प्रदेश में कोल अनुसूचित जनजाति के दर्जा में है, यहाँ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, भारत सरकार का गाइडलाइन में ये मतलब फिट नहीं बैठते। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार इनको इसलिए दर्जा नहीं दे रही है चूंकि यहाँ पे ये मिले जुले हैं। कहीं इनके बीच में कुर्मी बाहुल्य है, तो कहीं ब्राह्मण बाहुल्य है, तो कहीं ठाकुर बाहुल्य है। उसका मानक यह है कि अगर ये ऐसे जगह पे होते जहां इनके बस्तियों में कोई न होता, ये सिर्फ अकेले इनकी
बस्ती होती तो शायद ये दर्जा मिल ये जाता। मिला जुला होने की सर, वजह बस्ती से मापदंड मापते हैं कि उनके जीवन स्तर से मापते हैं, उनके विकास से मापते हैं? से यहाँ जो जीवन स्तर और विकास जो भारत सरकार ने अभी तक जो बनाया है, जैसा हमें भी जानकारी हुआ है, वो अलग बात है कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और होना चाहिए कि उनका जीवन स्तर आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो हम उनके जीवन स्तर से ले। लेकिन चूंकि जीवन स्तर इनका इसलिए जीवन स्तर में आ जाता है कि भारत सरकार का मानना है कि ये अगर कहीं जंगल के किनारे जो कोल भील का एक मानक रखे हैं कि जंगल के किनारे जंगल के राजा बनकर के बैठे हैं, वहाँ बस्तियां हैं, इनकी जो बस्तियां हैं वो मिली जुली लोगों के बीच में है, इसलिए यहाँ पर कुल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। नेताजी, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, आप तो विधायक रहे हैं, विधानसभा में कई बार प्रेजेंट किया है आपने। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ जो विधायक से चलती है, इसकी नीतियां आज की डेट में, आज की तारीख में कितनी कारगर? अब इनकी नीतियां कितनी कारगर है ये संभवतः आप भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। इनकी नीतियां क्या है ये समझ के परे हो जाता है, क्योंकि इनकी एक भी ऐसी नीति नहीं है जो कि सरकार, कोई भी सरकार हो, उसका ये मुख्य एजेंडा हो जाता है कि हम ऐसी योजनाओं को ले जाएं जिस योजना का फायदा गरीब तबके के लोगों को ज्यादा मिले, यानी जो नीचे की श्रेणी में आते हैं। हर सरकार का यही, हर सरकार की मंशा होती है, लेकिन इस सरकार की मंशा आज तक नहीं, मेरे समझ में तो नहीं आया, इसलिए कि हमारा क्षेत्र, हम आज वर्तमान समय में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ वहाँ का, लेकिन चूंकि प्रतिनिधित्व तो कर चुका हूँ, प्रतिनिधित्व तो था ही, तो आज भी वो हमारा दौड़ा, हमारा आना जाना लोगों के पास लगा रहता है। तो ऐसा कोई सरकार का काम नहीं हो रहा है जिसमें कहीं से गरीबों का हित, किसानों का हित, छात्रों का हित, व्यापारियों का हित या उद्योगपतियों, मतलब ऐसे लोगों का हित हो, वो मेरे समझ में खुद नहीं आ रहा। इसलिए इनकी नीतियां जो है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से आप सहमत नहीं है? हाँ, उत्तर प्रदेश की नीतियों से मैं सहमत नहीं हूँ, न तो उनके कार्यों से सहमत हूँ, क्योंकि उनका कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे कि एक आम जनता को, एक आम गरीब को, आम नागरिक को उसका लाभ मिल सके। पिताजी, ये बताइए, आपको आज आप जो मेरे डाक्टरों में भाग ले रहे हैं और इस समय देश में कोरोना महामारी भी फैली हुई है, मैं ये जानना चाह रहा था कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचने का जो भी उपाय किया है वो काफी है कि और कुछ करना चाहिए? अब हमें लगता है कि जो भारत सरकार कोरोना से रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास तो सही है कि आप लॉकडाउन करके लोगों को रख दिए हैं, जिससे लोगों का निकलना न हो, जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो। लेकिन हमें लगता है कि जैसे इनको कहीं से पता चला कि हमारे भारत में ये प्रवेश कर चुका है, तो उस हिसाब से इनको लॉकडाउन करने का जो एक तरीका है, वो तरीका कहीं से हमें सही नहीं समझ में आया। जैसे मैं सपोज करता हूँ कि आज इलाहाबाद में हमको कहीं से जानकारी मिली कि इलाहाबाद में कोई कोरोना का मतलब वो मिल गया है, तो कहने का मतलब है कि हमको सबसे पहले बॉर्डर को सील करना चाहिए। हम पूरे उत्तर प्रदेश को तो लॉकडाउन में कर दिए, तो जब लोग प्रतापगढ़ से भी चले आ रहे हैं, लखनऊ से भी चले आ रहे हैं, बॉम्बे से चले आ रहे हैं, तो इसका हमें समझ नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि अब चूंकि जो मेन चीज है कि अगर चीन से शुरू हुआ और चीन में ही इसका अंत हुआ, मतलब चीन के लोगों ने उसको रोकने का जो है वहां पे दवाइयां तैयार कर लिया। लेकिन भारत सरकार अब दवाइयों की ओर दिमाग न लगा करके वैज्ञानिकों के बीच बैठ करके एक वैचारिक विचार करके कैसे इसको रोकथाम किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी, ये दोनों लोग तरह तरह की जो ये नाटक हो रहा है, हम इसको नाटक करना चाहते हैं। चूंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक पत्रकार भी हैं, जुड़े हुए हैं, क्या ताली बजाने से कोरोना वायरस चला जाएगा? क्या जब दिया जलाए गए, वैज्ञानिकों का कहना भी है कि इससे और प्रदूषण फैलेगा,
सर वो तो एक यूनिटी दिखाने के लिए कि हाँ हमारे में सब एक साथ ही नहीं ये हाँ एक साथ में, तो महामारी भी एक साथ है, तो वैसे ही पता चल रहा है लॉकडाउन के अंदर सब पड़े हैं। भाई जयसल जी भी बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, विधायक थे, आज नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम भी कहीं नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो फील हो रहा है ना कि सरकार का जो वो है, वो मेन चीज है कि उससे सरकार से लेना देना नहीं है, एक आम नागरिक आम जनता से इसमें जुड़ा हुआ सवाल है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो हमें खुद अपने आप को ये महसूस करना चाहिए कि हमें कहीं तैयारी के साथ इन्होंने जो है तैयारी करना चाहिए। लेकिन ये तैयारी हमें नहीं समझ में आया कि जैसे इन्होंने कल कहा कि लोगों को दीपक जलाना चाहिए, अगर ऊपर से सिर्फ दीपक जलाने का सुझाव था तो फिर जो बड़े पैमाने पर पटाखा बजे, बम जैसे पटाखे बजे, तो आप बताइए कि इससे क्या हमारा जीवन असर सुधरेगा? निश्चित तौर पे इसमें कहीं न कहीं से प्रदूषित माहौल हुआ होगा, इतने बड़े पटाखे छोड़े गए, तो ये चीजें नहीं है। एक पढ़े लिखे लोगों को इस मायने में अगर सोचा जाए कि हमारे जमाने में आप अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं, एक तरफ हम अंधविश्वास से दूर जाना चाहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के जो मत होते हैं, जो डॉक्टरों के मत होते हैं कि हमको इससे दूर होना चाहिए, और हम उसी ओर फिर ले जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि सबसे पहले इनको एक मेडिसिन के बारे में विचार करना चाहिए कोई दवा है, कोई अच्छी दवा है जो कि इस वायरस को रोक सके। नेताजी अब राजनीति आते, हम लोगों ने देश प्रदेश की बातें की हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव राजबली जैसल जी कुरान विधानसभा से लड़ेंगे, ऐसी सूचना आ रही है कि शायद 12 विधानसभा से लड़ सकते हैं। नहीं, अभी तो चूंकि हमारा कुरान विधानसभा जो है कहीं से ऐसी स्थिति नहीं है कि कुरान के लोगों से मेरा मोह भंग हुआ हो या हमारा मोह लोगों से भंग हुआ हो। चूंकि मैं विधायक नहीं हूँ और उसके बावजूद भी हमें लगता नहीं कि मैं क्षेत्र में जाने के बाद हमें कि कोई मैं विधायक नहीं हूँ। अलग बात है कि मेरे पास निधि नहीं है, लोगों का विकास नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, लोग जनता की जो मिलने जुलने का जो तरीका है, उनका जो सम्मान देने का तरीका है, उससे हमें कहीं भी नहीं फील होता कि मैं आज भी विधायक नहीं हूँ। नहीं, और फिर विपक्ष भी तो आवाज उठाएगा, आज की डेट में विपक्ष है तो जनता समस्याओं का आवाज तो आपको उठाएगी ना। रही बात है कि 12 विधानसभा, तो ऐसी कोई भी हमारी न तो योजना है न कभी कोई विचार है, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं वहां से सिटिंग एमएलए रहा पहले, और आज मैं वर्तमान समय नहीं हूँ, लेकिन चूंकि हमारा क्षेत्र है, वहां से कोई हमारे दल में ऐसा कोई प्रत्याशी भी नहीं है, और तो कोई वहां पे स्थिति पैदा कर रहा है कि हमको वहां चुनाव लड़ना है, तो स्वाभाविक है कि हमें वहां से हटने की जरूरत ही नहीं। आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, आप ये बताइए कि क्या गठबंधन की राजनीति समाप्त हो गई या अभी आगे गठबंधन और होना है और चलेगा? राजनीति में बहुत जल्दबाजी से जवाब देना हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक परिस्थितियां होती है। गठबंधन जो हुआ था पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, इसको नहीं कहा जा सकता। एक परिस्थितियां होती है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां फिर से न आ जाए। अरे मतलब अगर परिस्थिति बनी तो फिर गठबंधन हो सकता है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हम अपने नीति को, अपना जो एक उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत और नीति से मिलता जुलता अगर कोई दल काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे गठबंधन हो सकता है। आप यमुना पार्क के वरिष्ठ नेता हैं, और यमुना पार्क में वो दो जो है मुख्यमंत्रियों का भी क्षेत्र रहा है, जी बहुगुणा जी का और प्रताप सिंह जी का भी रहा है। जी, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपको लगता है कि यमुना पार्क का विकास उतना नहीं हुआ है? लगता नहीं, ये बात सच है कि जो राजनेता हमारे क्षेत्र से पैदा हुए, और कोई ऐसा पद नहीं है कि वित्त मंत्री न रहे हो, मुख्यमंत्री न रहे हो, प्रधानमंत्री न रहे हो, रक्षा मंत्री न रहे हो, सारे मंत्रिमंडल पे उन्होंने मतलब लोगों रहे हैं, लेकिन जो विकास की गति होनी चाहिए वो विकास की गति नहीं चली और लोगों का विकास हुआ नहीं। आज भी जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे यमुना पार में औद्योगिक नगरी बसाने का काम कभी ये कोई दो राज नहीं। ज्योतिरमण जी को हाईटेक सिटी बसाने के लिए कहा जाता है, और पावर प्लांट के लिए भी कहा जाता है।
सर आप सत्ता में भी रहे कई बार, ये तो राजबली जायसवाल जी ने सत्ता में रहते हुए अपना पार्टी लिए कौन से ऐतिहासिक काम? नहीं, चूंकि हम सत्ता में तो थे, लेकिन हमारा एक दायरा विधानसभा था, लेकिन चूंकि सरकार थी, इस हैसियत से हमारे क्षेत्र में जो कुरान विधानसभा क्षेत्र है 2012 में चुनाव लड़े 12 बरस के, उस दौरान जो है चूंकि जब हम 7 से 12 में थे तभी बहन जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो जो एनटीपीसी मेजर के नाम से वहाँ बन रहा है कोहड़ाल में, बन चुका है और चालू हो चुका है, वो आदरणीय बहन जी की देन है, उसमें किसी नेता का देन नहीं है। क्योंकि हमें पूरी तरह मालूम है कि जब उसका ईएमओ हो रहा था तो उसमें मुझे बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, क्योंकि जो माननीय विद्युत मंत्री जी हैं और बहन जी ने उनको भेजा था कि आप जो है जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ बैठ कर ईएमओ कर लीजिए। तो एक बात आई थी बहन जी के सामने कि इसको कहीं पश्चिमी क्षेत्र में कर दिया जाए, लेकिन हमने बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी हमारा क्षेत्र वैसे भी पीछे है और पहाड़ी इलाका है, तो ऐसी स्थिति में उसको कहीं जाने न दिया जाए। तो आदरणीय बहन जी ने उस बात को माना और एनटीपीसी वहाँ बनना शुरू हो गया। तो हम तो काफी हद तक प्रयास इस तरह से किए हैं कि जो एक विधायक, साधारण विधायक की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे जमुना पार में हम नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे मंत्री रहे हैं कि जो काम वो नहीं करके दिखा पाए होंगे वो हम करके दिखाए। क्योंकि मैं अपने कार्यकाल में टाउस नदी जैसे नदी पर हमने पुल बनवाया, पालपट्टी खौरिया के नाम से जानी जाती है, हमने बेलन नदी में पुल बनवाया, हमने गुरमा नदी में पुल बनवाया, तो बड़ी बड़ी योजनाओं को हमने बनवाने का काम किया। इतना ही नहीं बल्कि 132 केवीए का जो सब स्टेशन होता है, क्योंकि हमारे कुरान विधानसभा में कहीं नहीं था, लेकिन हमने भी वो आदरणीय बहन जी से कह करके और स्वीकृति करा करके उसका निर्माण कराया कुरान में, तहसील के पास। अच्छा नेता जी, जैसा कि आजकल राजनीति में तकनीक बहुत आगे है, तकनीक इतनी बढ़ती जा रही है सूचना क्रांति के दौर में, आपको नहीं लगता कि इस तकनीक के बढ़ने से बहुजन समाज पार्टी का जो नुकसान हो? देखिए, तकनीकी से बहुजन समाज पार्टी का नुकसान नहीं हो सकता, अपडेट नहीं हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मात्र एक पार्टी नहीं है, वो एक मूवमेंट है। तो जब बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, तो मूवमेंट के अंतर्गत इसके जो कैडराइज लोग हैं, उनका जो चैनल है, जो सीढ़ी है कार्यकर्ताओं का, वो बहुत लंबा है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने कामों को और बहन जी के आदेशों को या जो भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो तुरंत नीचे स्तर तक फॉलो हो जाता है, उसमें कहीं से ऐसी दिक्कत नहीं, तकनीकी दिक्कत नहीं आता, तकनीकी दिक्कत कुछ नहीं। अच्छा नेताजी, आप तो वरिष्ठ नेता है और हम ये जानना चाहते हैं बसपा के नेता है, अन्य दलों के नेताओं से आपको कैसे? अन्य नेताओं से संबंध का जो व्यवहारिक बातें होती है, जो संबंध होता है, वो तो एक जनप्रतिनिधि हो या समाज में जिंदा अगर उसको है, तो एक दूसरे से बातें होना किसी तरह से किसी माने में गलत नहीं है, क्योंकि हम नीतियों से उनका साथ नहीं दे सकते, उनके वैचारिक विचारों से साथ नहीं दे सकते। हमारा जो वैचारिक विचार है वो अलग है, हमारे जो दल की नीति है वो अलग है, जो दल का सिद्धांत वो अलग है, हम उससे समझौता नहीं कर सकते। बाकी भाई मनोज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी लाइक करते हैं, तो करें, कोशिश ये हो कि हमारी आपकी बातचीत हो कि हम अपने सिद्धांतों, अपने विचारों को बता करके आपको प्रभावित करूं, हमारी कोशिश होगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप तो मेजा और कुरान दोनों के विधायक रहे हैं, आपने बहुत काम किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब वर्तमान जो विधायक हैं उनके कार्यों से राजबली जैसल कितना संतुष्ट? अब मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, ये कोई माने नहीं रखता, क्योंकि वैसे भी लोग कह सकते हैं कि हम तो विरोधी हैं या विधायक रह चुके हैं तो कुछ कर सकते हैं, वो मानिए है कि जनता कितनी खुश है इसका परीक्षण होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। तो जब जनता के बीच में अगर आप जाएंगे तो असली पता चल जाएगा कि वास्तव में इनसे कितना खुश है, कितना नहीं खुश है। क्योंकि जो परिवर्तन किया लोगों ने, हो सकता है कि मैं लगातार 10 साल रहा तो लोगों को लगा हो कि परिवर्तन करने पर बड़ी स्थिति
वो हो जाएगी। हमें जो लगता है, अगर इससे व्यक्तिगत पूछना चाहते हैं तो मुझे तो जो लगता है कि परिवर्तन करके लोगों को अपने बहुत बड़ी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत बड़ी भूल का एहसास हो रहा है कि जो हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया वो हम लोग बहुत बड़ी गलती किए हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी के जो बेस वोटर हैं, जो बेस कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात से क्षुब्ध हैं और इस बात की चर्चा है गलियों में कि यहाँ का विधायक राजबली जैसल ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का विकास जो उन्होंने किया वो आज तक कोई नहीं किया देश की आजादी होने के मतलब बाद। आपको लगता है कि लोकसभा और विधानसभा में अंतर होगा, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव भी जीता है उसमें भी कुरान विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। अब वो एक अलग परिस्थितियां थी, वो चाहे प्रत्याशी को लेकर के रही हो या उनकी नीतियों को लेकर के रहा हो या गलत बयानबाजी को लेकर के रहा हो, अलग परिस्थितियां पैदा हुई थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां वोट ज्यादा मिली। शायद अगर जो चुनाव लड़ने वाले थे वो अगर सक्रिय होते और चुनाव जो एक तरीके से लड़ते तो इतना बड़ा अंतर न होता, अगर अंतर होता भी तो इतना बड़ा अंतर न होता। चलिए, अब मेरा एक सवाल ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुरान विधानसभा की अभी भी क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है दूर होनी चाहिए? देखिए, कुरान विधानसभा की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो वहाँ की गरीबी है, जो वहाँ अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति में कोल बिरादरी सर्वाधिक है, कोल बिरादरी के लोग सर्वाधिक हैं। और मुख्य जो समस्याएं हैं, चूंकि कोल समाज के लोग आज भी बहुत बड़े पैमाने पर अशिक्षित हैं, इतना शिक्षा के द्वार खुलने के बाद भी जो तमाम विद्यालय खुले और विद्यालय के खुलने के बाद भी उनकी जो सोच है उस सोच में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, या हम उनके सोच को बदल नहीं पा रहे हैं कि पढ़ने लिखने से ही हम पढ़ लिख करके जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद ही हमारी गरीबी दूर होगी। और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो गरीबी थोड़ी दूर होगी। राजबली जैसल विधायक हो सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उनके लिए हैंडपंप, बिजली, सड़क की सुविधा दे सकते हैं, उनके सेहत के लिए स्वास्थ्य दे सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक विकास तो पढ़ाई, लेकिन जो वास्तविक गरीबी है, जब तक वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए लिखाएंगे, अंधविश्वास से दूर होकर के बच्चों को पढ़ा लिखा करके जब वही बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तभी तो जा करके उनकी गरीबी दूर होगी। बाकी तो विकास सुविधा उनको दिया जा सकता है और विकास सुविधा काफी हद तक हमें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कोल बिरादरी को मिली है। अगर इसकी सर्वे भी करा ले कोई तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि राजबली जैसल के कार्यकाल में कोल बिरादरी को सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभ दिया गया है, सड़क से, बिजली से, आवास से, सारी चीजों से। नेता जी, आपको क्या लगता है कि जो ये परिस्थिति चल रही है आज की, जो वर्तमान राजनीति है, इसको देखते हुए तो आपको लगता है कि 2022 में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? निश्चित होगा, 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन इसीलिए होगा कि जो इनकी नीतियां चल रही है काम करने की, वो कहीं से भी जनता के हित में नहीं है, न तो व्यापारियों के हित में है, न विद्यार्थियों के हित में है। जब किसी के हित में नहीं है तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। लोग मजबूर होकर के उत्तर प्रदेश की सरकार तो बदल ही देंगे। कौन बन सकता है? भारत सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश लेकिन उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। तो कौन पार्टी सत्ता में आ सकती है? अब सत्ता की में कौन पार्टी हो पाएगी अभी बता पाना पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से तो मुश्किल है। यह है कि बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में हो सकती है और कहा भी नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन भी सकती है, आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बन भी सकती है। चलिए सर, जो प्रदेश में एक तीसरा मोर्चा भागीदारी मंच के तहत बन रहा है, इसका क्या भविष्य आप देखते हैं? तीसरा मोर्चा जो एक अच्छी सोच के तहत तीसरा मोर्चा नहीं, तीसरा मोर्चा का मतलब क्या है? आप उस भीम आर्मी से ले रहे हैं? भीम आर्मी है, उसमें जो है ये क्या नाम है, देखिए कुछ ऐसे सामाजिक संगठन बनाकर, कुछ ऐसे नेता जो
बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए हैं या किसी वजह से वो निष्कासित हुए हैं, या ऐसे समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज के अंतर्गत जो जन्म लिए हैं, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन। सही थी बात था कि तीसरा मोर्चा कहाँ तक सफल है, तो हमने कहना चाहा, मेरा जो कहने का मतलब है कि अभी भी बहुजन समाज में तमाम ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि सामाजिक संगठन बना करके और वो बहुजन समाज पार्टी को ही कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे उनके प्रयास यानी उनका जो प्रयास चल रहा है वो कहीं से कारगर नहीं होगा। इसलिए कि अब बहुजन समाज पार्टी में जो लोग जुड़े हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि सदियों से, जब से देश आजाद होने के बाद जो राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई हैं और जो हमारे समाज में पैदा हुए थे, और जो अपने समाज का कहीं भला न देखते हुए अपने हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों से मिलजुल करके चलने का काम किए, जिससे हमारा समाज पीछे रहा है। वही परिस्थितियां आज ऐसे सामाजिक संगठन लोग बना करके चल रहे हैं, जो कि किसी से मदद लेकर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर नाम भी लेना चाहूँ तो कोई दो राय नहीं है, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से भी मिल करके और बड़े पैमाने पर पैसा ले करके और संगठन को अपने क्रियान्वित किए हुए हैं, जिससे हमारा हित तो होता रहे लेकिन बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो। लेकिन इस बात को बहुजन समाज पार्टी बड़ी अच्छी तरह से जानती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को कहीं से नुकसान नहीं हो सकता, भले वो अपना पूरा सर पटक डाले, लेकिन उससे हमारे समाज का नुकसान नहीं होगा, न तो पार्टी का नुकसान होगा। नेताजी, आपको मानवर कांशीराम जी के साथ में भी रहे हैं, इस समय बहन जी के साथ में भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तब के नेतृत्व और अब के नेतृत्व में आपको कुछ अंतर दिखता है? अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा बहुत अंतर तो है, क्योंकि मानवर कांशीराम जी की सोच जो थी वो एक पैदल चल करके, साइकिल से चल करके शुरुआत किए थे और एक वोट और एक नोट की राजनीति किए थे, और वो काफी हद तक सफल हुए और उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनी उस पैटर्न पे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ न कुछ बदली है, इसलिए कि एक तो आवश्यकता भी है, दूसरे दल के लोगों द्वारा इतना बड़े पैमाने पर पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, लालच दिया जाता है, वोटों को खरीदा जाता है, तमाम जो एजेंडे अपनाए जाते हैं, उससे कहीं न कहीं ये परिस्थितियां हमें भी लाना पड़ता है कि हमको भी उसको कहीं कहीं से लाइन अप करना पड़ता है कि हमें भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसलिए कि चूंकि अब परिस्थितियां ही बदली है, तो कुछ न कुछ राजनीतिक सोच कहीं न कहीं से तो बदली ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदरणीय बहन जी मानवर कांशीराम जी की सोच को या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच पे न चल रही हो, क्योंकि वही आज पूरे देश में एक ऐसी नेता है जो कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज के हित को, गरीब समाज के हित को राज्यसभा में भी उठाने का प्रयास की है और पार्लियामेंट में उठाने का प्रयास की है। उसके अलावा आज तक कोई नेता ऐसा नहीं हुआ जो कि उठाने का प्रयास करे। नेता बहुत है तो है ही, रिजर्व सीट से चुन करके जा रहे हैं, सब दलित ही है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है। सीधी सी बात है कि जब हम अपने घर में रहेंगे तो अपने घर में रहकर के आदमी को पूरी आजादी होती है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम जब दूसरे के घर में है, किराए के घर में है, तो किराए के घर में रह करके हम आजादी नहीं दिखा सकते। तो वो किराए के घर में है, जिसकी वजह से वो अपनी बात को खुल करके अपने ही दल में ही नहीं कर पाते। नेताजी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि कुराव की जो है लोगों को, अगर आप विधायक बने, मान लिया अगला इलेक्शन 2022 में राजबली जैसल जी दोबारा चुने जाते हैं, तो सबसे पहले आप कुराव में क्या करेंगे? देखिए, हमें तो चूंकि कुराव विधानसभा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कुराव में वास्तव में अभी आवश्यकताएं क्या है।
मेन चीज तो यह है कि चूंकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होने की वजह से वहां मुख्य समस्या पानी का है, सिंचाई का जो पानी है, सिंचाई की सुविधा वहां अभी इस बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया है कि लोगों की सिंचाई हो सके। अभी तमाम जगहों पर ऐसी आवश्यकता है कि जो नदी है, नदी में लिफ्ट अगर लग जाए, जैसे टॉस नदी है, अगर टॉस नदी में आपके पाल पट्टी से लेकर के और आपके जो पिपराव है, धधुआ है, अगर धधुआ की तरफ एक लिफ्ट लग जाए, उसमें कम से कम 3-4 मोटर बैठ जाए, तो हमें लगता है कि उस इलाके की सिंचाई हो सकती है। इसी तरह से खीरी बेल्ट जो पड़ता है, जो टोंगा पड़ता है, तो छापर टोंगा पड़ता है, वहां लिफ्ट, हमें जो जानकारी है कि पहले लिफ्ट की वहां योजना थी, लेकिन कुछ नेताओं ने उस लिफ्ट को दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दिया, तो वो वंचित रह गए। और उधर भी अगर लिफ्ट कैनाल लग जाएगा तो सिंचाई हो सकती है। बाकी बाढ़ सागर की परियोजना काफी दिनों से प्रचलित थी, काम चल रहा था, और बाढ़ सागर के पानी जैसे ही पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा तो सिंचाई का हद तक सुविधा हो जाएगी। उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां वहां पैदा करना पड़ेगा जो कि प्रकृति पे ही निर्भर है, क्योंकि हमारा क्षेत्र ज्यादातर प्रकृति पे निर्भर है। तो प्रकृति पे अगर निर्भर है तो हमको पानी में कहीं कहीं पानी को रोकना पड़ेगा, और जब बरसात के पानी रुकेंगे तभी छोटे छोटे लोगों की सिंचाई हो सकती है। तो अभी भी वहां पे तमाम चेक डैम बनवाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ कम से कम अभी आज के वर्तमान स्थिति में भी कम से कम 250-300 चेक डैम बने, तब जाकर के लोगों की सिंचाई हो सकती है, किसानों को फायदा हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो चेक डैम हमने वहां निर्माण कराया है और जो वहां प्लास्टिक खूब बने हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं लापरवाही अधिकारियों ने किया था, काम नहीं कर रहे, नहीं बहुत कर रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ भाई, आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ सर्वे करिए। आपको नेवड़िया से शुरू करता हूँ, आप नेवड़िया देख लीजिए, गड़िया मुरलीपुर देख लीजिए, पैंतिया देख लीजिए, आपको आगे चल करके हड़िया में देख लीजिए। तमाम जो चेक डैम बने हुए, उससे आप गेहूं की जो फसल है या धान की जो फसल है, जो आपके 84 बेल्ट नहीं पैदा कर रहा, उससे अच्छा वहां पैदा कर रहा है। जहाँ कुछ नहीं होता था वहां इतने बड़े पैमाने पर अनाज पैदा कर रहा है जिसका कोई सीमा नहीं है। इसमें फायदा है उसका। अब यह है कि जो उसका फायदा होना चाहिए, 100% फायदा नहीं हुआ, लेकिन यह है कि न से अच्छा है, कम से कम 60-70% लोगों को उससे फायदा है। कुछ ऐसे चेक डैम और बन जाएंगे तो सिंचाई का भी साधन हो जाएगा। और बाकी तो क्षेत्र है, क्षेत्र में कुछ अगर उद्योग लग जाए, कोई फैक्ट्री लग जाए, तो हमें लगता है कि लोगों को रोजगार भी मिल जाए। और जैसा कि वहां पे मेजा में कताई मिल था भी, और कताई मिल पूर्ण रूप से बंद हो गया, अब वो कताई मिल चालू हो नहीं पा रही है। अब हम लोगों की सरकारें अगर उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह बन जाती है तो उसको फिर से भी चालू किया जा सकता है। अगर नहीं चालू होता तो वहां पे ऑलरेडी जमीन है, वहां दूसरे कारखाना लग सकते हैं। तो कुछ ऐसी रचनात्मक काम करने की आवश्यकता वहां है, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है वास्तविक रूप से जब हम 1992-93 में जब पहली बार में विधायक हुआ था, तो हम मेजा मुख्यालय पे बैठते थे और बैठने के बाद देखते थे कि कुराव से आगे 15-20 किलोमीटर आगे से लोग चले आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, और 2 बजे पहुंच रहे हैं। तो चूंकि नहीं साधन थे, लेकिन अब 80 किलोमीटर दूर से हर व्यक्ति साधन से तो आ नहीं सकता। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कुछ पैदल आते थे, एक दिन पहले चल देते थे। उसका वजह था कि तहसील कुराव थी, लेकिन मेरे प्रयास से हमने उसी समय प्रस्ताव दिया और कुराव में तहसील का निर्माण हुआ। आदरणीय बहन जी ने कुराव को तहसील बनवाया और हमारे प्रस्ताव पे, हमारे प्रयास, इससे दूरी कम हो गई और लोगों में दूरी कम हो गई, कि बिल्कुल दूरी कम हो गई और लोगों का विकास उससे और आगे बढ़ा। क्योंकि कुराव में तहसील हो जाने से कुराव का जो मार्केट था वो भी बड़े पैमाने पर डेवलप हुआ, तो उससे भी विकास हुआ। तो कुराव तहसील अगर बना तो बहुजन समाज पार्टी की देन है, आदरणीय बहन जी की देन है। हमारा एक प्रयास और प्रस्ताव था जो कि स्वीकृत हुआ।
चलिए विधायक जी, आपने बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कोराव विधानसभा के पूर्व विधायक राजबली जैसल जी थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियां एकदम जनता के खिलाफ हैं और केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचने का जो भी उपाय किया वह थोड़ी सी देरी में किया। कोराव विधानसभा से ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और किसानों के लिए तमाम काम अभी भी इनके दिमाग में जो अगले कार्यकाल में जनता ने मौका दिया तो उसको पूरा करेंगे। अनुसूचित जनजाति में कुल बिरादरी को लाने के लिए आपने प्रयास किया और आपकी मांग है कि यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। चलिए देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो, आगे भी हम आपको